नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वॉलेंट्री रिटेंशन रूट के बारे में। VRR ये बेसिकली होता क्या है, इसको RBI ने कब लाया था, प्लस यहाँ पर रिसेंटली आपने सुना होगा कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया था उसमें से काफ़ी सारा पैसा हमारे देश से बाहर जा चुका है। स्पेशली जो मार्च का महीना था और अप्रैल का महीना था, मैं आपको फिगर बताऊंगा अभी आगे वीडियो में, लेकिन काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर इससे निकाले गए हैं। लेकिन वहीं एक इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम है, स्कीम का नाम है VRR। इसके थ्रू यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि VRR क्या है और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो डेट मार्केट है इससे क्या फ़ायदा मिला, मतलब इसको किस तरह से सपोर्ट मिला। यहाँ पर जो इक्विटी मार्केट है और डेट मार्केट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ जानने को है आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की सारी PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। यहाँ पर भी सारी अपडेट्स और PDF आपको मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बेसिक समझते हैं। मैं बार बार अक्सर बात करता रहता हूँ इक्विटी के बारे में, डेट के बारे में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास 1000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, आप ये पैसा अपने पास नहीं रखना चाहते हो, आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो पैसा है वो थोड़ा ग्रो करे। अब सपोज एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, EQUITY, ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं डेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो राइट वाला साइड जो है डेट इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, लेफ्ट साइड यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। अब सपोज हम एग्जाम्पल देते हैं रिलायंस का। ठीक है, सपोज इस समय रिलायंस का जो शेयर का प्राइस है, जो आप ट्रेडिंग करते हो, आप शेयर मार्केट में जाके कोई स्टॉक को खरीदते हो, तो सपोज यहां पर जो रिलायंस है उसके एक शेयर के प्राइस की वैल्यू 1000 रुपये है। ठीक है, तो अगर आपने अपना पैसा ये 1000 रुपये रिलायंस का शेयर खरीद लिया, इसको हम कहेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट। लेकिन वही मैं कहता हूं कि रिलायंस ने 1000 रुपये का बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड क्या होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सरकार बॉन्ड इशू करती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, हेल्थ पे खर्च करना है, उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करती है सरकार, एक सर्टिफिकेट देती है। वैसे ही रिलायंस ने भी एक आपको सर्टिफिकेट दे दिया 1000 रुपये का और कहा कि हम हर साल आपको इस पे 8% इंटरेस्ट देंगे। तो यहां पर क्या है, 1000 रुपये आपने यहां पर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया और हर साल आपको 8% फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे डेट इन्वेस्टमेंट। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, नुकसान क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न के केस में, मतलब कि अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा तो वहां पर आपको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड क्या होता है, सपोज मैं कहता हूं रिलायंस को यहां पर 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस साल। ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब रिलायंस क्या कर सकती है, इस 100 करोड़ को पूरा अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है ताकि बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर जाए, या फिर रिलायंस कह सकती है कि इसमें से 50 करोड़ रुपए हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे एज अ डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट देंगे, हम शेयर करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो यहाँ पर रिलायंस सपोज कहती है कि हर एक शेयर के ऊपर हम 10 रुपये यहाँ पर डिविडेंड देंगे। तो आपने जो एक शेयर खरीदा था इसके ऊपर आपको 10 रुपये मिल जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको हम डिविडेंड कहते हैं, लेकिन राइट साइड में इस पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और रिलायंस ने क्या कहा था, हम आपको 8% देंगे ही देंगे। तो ये फिक्स्ड होता है, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। अब रिटर्न की गारंटी क्या है, डिविडेंड के केस में जरूरी नहीं है कि रिलायंस आपको दे ही दे। ठीक है, ये आपका हक नहीं बनता है। रिलायंस के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो डिविडेंड देना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। शेयर के केस में और भी कई बेनिफिट होते हैं, जैसे कि अगर आप एक शेयर भी खरीदते हो रिलायंस का, एक तरह से आप भी ओनर बन गए, मतलब आप भी मालिक बन गए हो उस कंपनी के, क्योंकि आपके पास शेयर है उस कंपनी का। ठीक है, आपका हिस्सा है उस कंपनी में। लेकिन बॉन्ड के केस में यहां पर आप शेयर नहीं बनते हो, आप मालिक नहीं बनते हो। लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि 10 साल बाद अगर रिलायंस यहां पर डूब जाती है, तो जब लिक्विडेशन प्रोसेस चलता है, जब यहां पर सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, चीज़ों को नीलामी की जाती है, तो उस केस में जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है दोनों के, अगर कंपैरिजन करूं,
स्टॉक और बॉन्ड के बीच में, तो यहां पर जिसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सबसे पहले आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा और आखिरी में जब कोई पैसा बचेगा तो उनके शेयर होल्डर्स के बीच में उसको बांटा जाएगा। तो यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर आप अपना पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहां पर जो रिटर्न है ध्यान रखना है वो भी कम होता है कंपेयर टू इक्विटी। लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, सपोज मैं कहता हूं अब एग्जांपल के तौर पर कि रिलायंस का शेयर आपने 1000 रुपए का खरीदा था और एक साल बाद इसका शेयर बन गया 2000 रुपए, 1500 रुपए, तो यहां पर क्या हुआ, आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो डबल हो गया। लेकिन डेट के केस में क्या था, आपको तो सिर्फ 8% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1000 रुपए पे सिर्फ 80 रुपए मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपको 1000 रुपए मिले और इस केस में 80 रुपए मिले। लेकिन जरूरी तो नहीं है, यहां पर सपोज मैं कहता हूं ये 1000 रुपए रिलायंस डूब जाती है अचानक से एक साल में, तो यहां पर इसके प्राइस 10 रुपए भी हो सकता है, तो आपका जो 990 रुपए था वो आपका डूब गया। तो एक तरह से जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें रिस्क होता है। यहां पर आप एक तरह से कह सकते हो राजा और रंक दोनों बन सकते हो, आपने सुना होगा, ठीक है। तो इक्विटी वैसा होता है, रिस्की होता है। तो आई होप कि अब इक्विटी क्या है, डेट क्या है, यह अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूं। अगर आप देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन 10 साल पहले यह कंपनी क्या थी, आप देखिए इसकी शेयर की वैल्यू 800 रुपए करीब हुआ करती थी। आज के डेट में आप इसकी वैल्यू देखिए 0.85, पूरी कंपनी डूब चुकी है। अब सोच के देखिए अगर आपने 800 रुपए लगाया होता 10 साल पहले और आप अपने शेयर्स को टाइम पे नहीं बेचे होते तो क्या होता आज के डेट में, आपके पास पूरा नील 0 रुपए हो गया होता ये 800 रुपए। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि इक्विटी है, यहां पर शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपने रिलायंस कम्युनिकेशन के द्वारा अगर कोई बॉन्ड इशू किया गया होता, बॉन्ड आपने खरीदा, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता और यहां पर जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो आपको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, वीआरआर हम समझ रहे हैं, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। इसको समझने से पहले जल्दी से एक बार आप एफडीआई क्या होता है, एफपीआई, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो यहां पर सपोज बाहर की कंपनी, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यहां पर फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किया। अब इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया, सर यहां पर तो बहुत लोगों की क्वेरी आई थी कि 9.9% यहां पर फेसबुक ने खरीदा है अपना शेयर, तो इसको हम एफडीआई क्यों बोल रहे हैं। एफडीआई तो वो होता है जहां पर 10% खरीदते हैं। देखिए ये बेसिकली क्या होता है ना, एफडीआई का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अब यहां पर जब ये डील हुई थी ना फेसबुक और जियो के बीच में, तो यहां पर डील में क्लियरली लिखा गया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबे समय के लिए है। यहां पर फेसबुक अपना जो पैसा लगा रहा है वो लंबे समय के लिए रखेगा। तो जब भी इस तरह के लंबे समय की बात होती है, जब फेसबुक कह रहा है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करेंगे जियो के पास, ठीक है, अपने रिसोर्स को ट्रांसफर करेंगे, तो ये सारी जो चीजें होती हैं उसको हम एफडीआई में काउंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लंबे समय के लिए जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इसीलिए आपने न्यूज में सुना होगा कि फेसबुक का जो डील है जियो के साथ उसको हम एफडीआई कह रहे हैं, एफपीआई नहीं कह रहे हैं। ऑल्दो आप एक तरह से कह सकते हो कि 10% से नीचे है तो यहां पर एफपीआई कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो डील हुई है उसके हिसाब से ये एफडीआई माना जाएगा। लेकिन एफपीआई क्या होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्टॉक में निवेश करना, बॉन्ड्स में निवेश करना। सपोज यहां पर ये डील नहीं हुई होती, यहां पर मार्क ज़करबर्ग ने अगर सिंपली फेसबुक का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो जियो में खरीद लिया होता, 5% डायरेक्टली रिलायंस में निवेश किया होता शेयर मार्केट के थ्रू, जो शेयर्स हैं उसको खरीद लिए होते या फिर बॉन्ड खरीद लिया होता, यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहां पर फेसबुक जब चाहे अपना शेयर बेच के वो जा सकती है वापस, लेकिन एफडीआई के केस में वो जब चाहे नहीं जा सकती है क्योंकि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है, इसीलिए इसको हम एफडीआई डील कहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे पर, ये जो करंट में हम बात कर रहे हैं, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। ध्यान रखिएगा, जब मैं वीआरआर की बात करता हूं तो मैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, एफपीआई की। अब एफपीआई जैसा कि मैंने बताया वो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया दोनों क्या होते हैं, ठीक है। वैसा ही एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां पर हाइब्रिड का मतलब हो गया इक्विटी और डेट दोनों तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, उसको उसके अंदर नहीं जाना है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे, यहां पर आप देखिए इक्विटी का पहले चार्ट देखिए, जनवरी के महीने में प्लस 12,000 करोड़ हमारे देश में आया, मतलब बाहर के निवेशकों ने हमारे देश के अंदर जनवरी के महीने में 12,000 करोड़ रुपए लाए अंदर, ठीक है। फरवरी में 1,800 करोड़ रुपए हमारे देश के अंदर आए। लेकिन आप देखिए जैसे ही कोरोना वायरस का विस्तार बढ़ता है, मार्च में देखिए
-61,000, मतलब 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जो है वो हमारे देश से विड्रॉ करके वापस चले गए। मतलब इतना रुपए हमारे देश से डॉलर चला गया। अप्रैल में भी अगर आप देखिए करीब 6,883 करोड़ इतना रुपए अप्रैल में भी वो ले गए थे वापस। और वही सेम चीज आप डेट में भी देख सकते हैं। मतलब उन सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने बॉन्ड्स में अपना पैसा लगाया था, आप मार्च में देख सकते हैं यहां पर भी 60,000 करोड़ रुपए ले गए वापस। अप्रैल के महीने में भी 12,000 करोड़ ले गए। मतलब कि आप इक्विटी और डेट को मिला देंगे तो करीब 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे देश से वो बाहर ले गए थे मार्च के महीने में, और 18-19,000 करोड़ रुपए के आसपास वो हमारे देश से बाहर ले गए थे अप्रैल के महीने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोरोना वायरस की वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन आप येलो वाला कलर जो है अब इस पे ध्यान दीजिए, ये है आपका वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप देखेंगे यहां पर कोई भी वैल्यू आपको माइनस में नहीं दिखेगी। मतलब कि वो सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा वीआरआर के थ्रू हमारे देश में ला रहे थे, उन्होंने अपना पैसा ज्यादा लगाया। आप देखिए मार्च में जब 1,20,000 करोड़ हमारे देश से बाहर गया, उस समय 4,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के थ्रू हमारे देश में आया। वही सेम चीज आप देख सकते हैं अप्रैल में भी ये प्लस में गया। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्या हुआ है, ये वीआरआर का मतलब क्या है, जिसके थ्रू यहां पर पैसा आ रहा है जबकि जा नहीं रहा है। इस केस में जा रहा था। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, वीआरआर जो स्कीम है बेसिकली ये एफपीआई की तरह ही है, जो मैंने आपको बताया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो यहां पर 2019 मार्च के महीने में आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च किया था। और ध्यान रखिएगा कि बाहर का कोई इन्वेस्टर्स है वो जब हमारे डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मतलब बॉन्ड वाला मार्केट जो मैंने बताया था उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, तभी ये स्कीम लागू होती है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान रखिए। एफपीआई में अगर कोई सपोज मैं कहता हूं मार्क ज़करबर्ग है, ठीक है, बाहर का फेसबुक कंपनी है, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जब वो एफपीआई के थ्रू पैसा लाता है तो उसको बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस रेगुलेटरी कंप्लायंस गुजरने पड़ते हैं, मैक्रो प्रूडेंशियल बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करते, बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, इसको देखते हुए यहां पर जो है आरबीआई ने वीआरआर स्कीम लॉन्च किया और यह कहा कि अगर आप इस स्कीम के थ्रू हमारे देश के अंदर निवेश करते हो तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ता है उससे आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, आप काफ़ी आसानी से हमारे देश में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा वो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि सपोज आप जो भी पैसा इसमें लाओगे हमारे देश के अंदर, सपोज मैं कह रहा हूँ 1,000 करोड़ रुपए अगर फेसबुक ने हमारे देश में लाया या फिर किसी भी कंपनी ने हमारे देश में लाया 1,000 करोड़ रुपए, तो इसका कुछ परसेंटेज, ठीक है, सपोज मैं कहता हूं इसका 50%, मतलब 500 करोड़ रुपए आपको मिनिमम हमारे देश के अंदर एक सर्टेन पीरियड के लिए रखना होगा। आप उसको जब चाहो तब ले जा नहीं सकते हो। एफपीआई क्या होता है, यहां पर तो जब चाहो आप इन्वेस्ट कर सकते हो हमारे देश में और जब चाहो तो आप ले जा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था ये वाले चार्ट में कि कई सारे लोग अपना पैसा निकाल कर ले गए। लेकिन अगर आप ये स्कीम्स के थ्रू आप लेकर आओगे हमारे देश के अंदर पैसा, तो यहां पर आपको मिनिमम 3 ईयर्स के लिए कुछ परसेंट हिस्सा आपको देश के अंदर रखना होगा। इसी को हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थ्रू वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, वीआरआर रूट। और इसी को देखते हुए क्योंकि आरबीआई ने क्या किया, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं बहुत ही कम कर दिए, काफ़ी हल्के कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पैसा हमारे देश में आया। और इसी की वजह से आपको दिख रहा है ना ये वाला जो रूट, ये वाला डेट वीआरआर, ठीक है, इसके थ्रू यहां पर नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं दिखेगी, यहां पर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंप्लायंस कम है, रूल्स रेगुलेशन कम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ डेट मार्केट में होगा, ये इक्विटी के लिए नहीं है। जो शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए नहीं, सिर्फ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर के जो लोग पैसा निवेश करते हैं बॉन्ड में। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि नवंबर के महीने में 2019 में यहां पर आरबीआई ने इसकी जो लिमिट है उसको 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ कर दिया था। मतलब कि जो ओवरऑल वैल्यू के इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हो सकते हैं वीआरआर के थ्रू, उसकी मैक्सिमम लिमिट 75,000 करोड़ थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ कर दिया ताकि और ज़्यादा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए। तो इसको समरी में अगर मैं समराइज करूं इसको छोटे में, इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि वीआरआर चैनल बेसिक
ये दिखाता है, इसका मेन एम ये है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए आए, यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए ना आए। मतलब कि जब चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा देश में आए और जब चाहे ले जाए, ऐसा ना करें। यहां पर अगर वो पैसा ला रहे हैं तो मिनिमम कुछ टाइम पीरियड के लिए, इस केस में 3 इयर्स के लिए हमारे देश में रखे और डेट मार्केट में ही ये अप्लाई होगा। तो इसीलिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने, अगर आपके एग्जाम में, इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जाता है कि रूल्स रेगुलेशंस को रिलैक्स करने से क्या देश में इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप इसको बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो VRR का, वॉलंटरी रिटेंशन रूट। तो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जब मार्च और अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस की वजह से यहां पर लोग पैसे बाहर ले जा रहे थे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में VRR के थ्रू आया वो पॉजिटिव में आया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, FPI की बात कर रहे हैं। तो आप जल्दी से एक बार देख लीजिए इसका इंपैक्ट हमारे रूपी पे क्या होता है। तो जब भी हमारे देश में जितना ज़्यादा FPI आएगा, मतलब इनफ्लो होगा FPI का, इसकी वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में डॉलर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, डॉलर हमारे देश में ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, तो रुपए के मुकाबले डॉलर कम होगा। एक तरह से रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। मतलब कि अगर पहले $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हुआ करता था और अचानक से बहुत सारा डॉलर हमारे देश में आ जाए, तो इसकी जो वैल्यू है रुपए की वो क्या हो जाएगी, 70 से 65 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा FPI इनफ्लो होगा, रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट करती है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। अभी हमने देखा ना जस्ट डायग्राम में यहां पर कि मार्च और अप्रैल में आप देखिए कितना सारा यहां पर पैसा वापस चला गया, आउटफ्लो हो गया FPI का। इसकी वजह से क्या होगा, डॉलर कम हो गया। और किसी भी चीज की जब 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 संख्या कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पर डॉलर की वैल्यू बढ़ गई रुपए के मुकाबले, एक तरह से रुपए डेप्रिशिएट हो गया। यहां पर मैं आपको चार्ट में भी दिखा सकता हूं। आप देखिए एक साल का ये पूरा चार्ट है, 70 रुपीज के आसपास चल रहा था, $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज। लेकिन मार्च के बाद आप देखिए, फरवरी के बाद आप देखिए, इसकी जो रुपए की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती गई है और ये 76 के आसपास इस समय चल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था, यहां पर आपको काफ़ी कुछ 360 डिग्री व्यू, FPI क्या होता है, यहाँ पर डेट, इक्विटी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। किसी भी अगर आप चाहते हो मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स ज्वाइन करना, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं ये ऐप। यहाँ पर मैं डेली 10 करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ कराता हूं, ताकि आपकी UPSC प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। किसी भी और इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहां पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लस डेली मैं यहां पर एक MCQ कराता हूं, आप जाकर वहां पर खेल सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।